हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसको हम लोग वन शॉट में खत्म कर देंगे। वन शॉट का मतलब क्या है कि आज इसी लेक्चर में हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। चलिए मुझे बताइए, आप लोग ही बताइए कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने क्लास 11 में 3 डेफिनेशन पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स का। एक एडम स्मिथ का डेफिनेशन पढ़ा होगा, एक एल्फ्रेड मार्शल का, और एक हमारे लियोनेल रॉबिन्स का डेफिनेशन पढ़ा होगा। एल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ डेफिनेशन में बता रहे थे वेल्थ के ऊपर कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। अगर हम एल्फ्रेड मार्शल की बात करें तो एल्फ्रेड मार्शल जी क्या बता रहे थे कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेलफेयर। और लियोनेल रॉबिन्स इकोनॉमिक्स को क्या एक्सप्लेन कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्स। वी हैव लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट, सो हाउ टू अलोकेट दीज रिसोर्स वी हैव टू स्टडी इन इकोनॉमिक्स। तो मैंने सिंपली इकोनॉमिक्स का मीनिंग वही रख दिया है कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ एज पर कौन, एज पर एडम स्मिथ, वेलफेयर एज पर एल्फ्रेड मार्शल, एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्स एज पर कौन थे ये, लियोनेल रॉबिन्स थे। ठीक है, तो ये सबसे पहला चीज था कि इकोनॉमिक्स का मतलब हम लोग समझ गए हैं। अभी आगे इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांच होते हैं, जो कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांच, एक माइक्रो और एक मैक्रो। अब माइक्रो और मैक्रो आगे समझेंगे कि माइक्रो मैक्रो का मतलब क्या है। सबसे पहले ये माइक्रो और मैक्रो जो वर्ड है, इसको सबसे पहले लाने वाला पर्सन कौन था। माइक्रो और मैक्रो वर्ड को सबसे लाने वाला पर्सन था नॉर्वेयन इकोनॉमिस्ट, जो कि रैगनर फ्रिश थे। चलो देख लो रैगनर फ्रिश कैसे दिखते थे, देख रहे हो। तो यही रैगनर फ्रिश जी थे, इन्होंने ओस्लो यूनिवर्सिटी में 1933 में माइक्रो और मैक्रो ये टर्म जो है सो यूज किया था। अब अगर हम बात करें कि माइक्रो कौन से वर्ड से आया है, तो माइक्रो एक ग्रीक वर्ड से आया है, दैट इज MIKROS मिक्रोस, और मैक्रो वर्ड आया है MAKROS ग्रीक वर्ड से। मिक्रोस का मतलब होता है स्मॉल और मिलियंथ पार्ट, और मैक्रोस का मतलब क्या होता है, लार्ज पार्ट। सिंपल में अगर मैं बताऊं, माइक्रो एक ट्री की स्टडी है और मैक्रो एक फॉरेस्ट की स्टडी है। एक ट्री के ऊपर छोटे लेवल पे हम डिस्कस करेंगे तो वो माइक्रो कहलाएगा, अगर पूरे फॉरेस्ट पूरे जंगल के ऊपर स्टडी करेंगे तो मैक्रो कहलाएगा। तो ये रही बात। अब हम आ जाते हैं हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब यहां पे अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो यहां पे जनरली हम लोग देखने वाले हैं कि किस इकोनॉमिस्ट ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था और किस इकोनॉमिस्ट ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक हुआ करते थे जिनको हम लोग बोलते थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, एक होते थे जिनको हम लोग बोलते थे नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, और एक इकोनॉमिस्ट होते थे जिनको हम लोग बोलते थे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ज्यादातर के क्या था, इनका रोल माइक्रो इकोनॉमिक्स पे था। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, इनका भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माइक्रो में था। जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हुए उनका जो कॉन्सेप्ट था, इनका जो कंट्रीब्यूशन था, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आया। अब क्लासिकल में कौन से इकोनॉमिस्ट, न्यू क्लासिकल में कौन से इकोनॉमिस्ट और मॉडर्न में कौन से इकोनॉमिस्ट, ये मैं अभी आपको जस्ट बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात करें तो उसमें एडम स्मिथ जी जो थे, इनका बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल था माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे थ्योरीज बनाने में। और जैसे कि इंडिविजुअल मार्केट क्या होता है, इसके ऊपर जो है सो एडम स्मिथ जी ने ही डिस्कस किया था। उसके बाद अगर हम नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात करें तो एल्फ्रेड मार्शल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इन्होंने एक इनका जो कुछ थ्योरीज है वो मैं यहां पे बताता हूं, जैसे कि प्राइस डिटर्मिनेशन थ्रू मार्केट फोर्सेस, इसके ऊपर एल्फ्रेड मार्शल का एक इंपॉर्टेंट रोल था। इन्होंने बहुत सारे थ्योरीज बनाए थे जिसमें से एक फेमस थ्योरी था प्राइस डिटर्मिनेशन। और प्राइस डिटरमाइन करना किसका, तो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है और किसी भी फैक्टर का प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये चीज हमारे
एल्फ्रेड मार्शल ने डिस्कस किया था। अगर मैं बात करूं ना तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में एल्फ्रेड मार्शल इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप करने के लिए। अब अगर हम बात करें मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो कि जॉन मेनर्ड कीन्स थे, ये देखो जॉन मेनर्ड कीन्स, ये जो जॉन मेनर्ड कीन थे, इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया और इसमें इन्होंने अग्रीगेट इकोनॉमी के ऊपर डिस्कस किया। अग्रीगेट मतलब पूरे इकोनॉमी के ऊपर, पूरे एक कंट्री का या फिर पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी कैसे रन करता है, कैसे इनका फंक्शन होता है, इस चीज के ऊपर जॉन मेनर्ड कीन्स ने डिस्कस किया था। तो आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, आपको बस याद करना है कि किसका कंट्रीब्यूशन कहां पे था। अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन के ऊपर, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एल्फ्रेड मार्शल, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर एल्फ्रेड मार्शल का नाम ना दिया रहे तो आप लिखिएगा एडम स्मिथ, ठीक है। अब अगर आपको बोला जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप करने में जे.एम. कीन्स, जॉन मेनर्ड कीन्स, इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल था मैक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो आपको बस ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से याद करना है, ज्यादा कुछ इसमें आने वाला नहीं है, ठीक है। अभी आते हैं मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि यहाँ पे एक ट्री की स्टडी करी जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे फॉरेस्ट की स्टडी की जाती है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, जैसे कि एक हाउस होल्ड, एक फॉर्म, ठीक है, एक प्रोडक्ट का प्राइस। तो सिंपली एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक्स बस डिस्कस करता है, जैसे कि एक ट्री के ऊपर डिस्कस करेगा, ना कि पूरे फॉरेस्ट के ऊपर डिस्कस करेगा। नॉर्मली ये डिसीजन मेकिंग करने में हमको हेल्प करता है, एक प्रोड्यूसर को, गवर्नमेंट को, ठीक है, एक कंज्यूमर को, इन सब को जो है सो इनके पास रिसोर्स क्या रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। लिमिटेड रिसोर्स में इनके पास वांट्स तो अनलिमिटेड रहते हैं। तो ये डिसीजन कैसे ले, नॉर्मली माइक्रो इकोनॉमिक्स यही आपको बताने की कोशिश करता है। आगे अगर हम स्कोप्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस तय करने में हेल्प करता है। किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका प्राइस कैसे तय किया जाता है, तो नॉर्मली अगर बात करूं मैं तो मार्केट फोर्सेस को देख के प्राइस तय किया जाता है, और मार्केट फोर्सेस के अंदर आता है डिमांड और सप्लाई, ठीक है। तो जनरली किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है सो ये कैसे डिसाइड करता है, कैसे डिटरमाइन करता है, तो डिमांड और सप्लाई को देखते हुए, ठीक है। तो हाउ प्राइस आर डिटरमाइन इन डिफरेंट मार्केट। मार्केट भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, मार्केट भी बहुत टाइप के होते हैं, तो डिफरेंट मार्केट में कौन सा प्राइस रखना पड़ेगा, कैसे प्राइस रखना पड़ेगा, ये हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाता है। अब आपको फैक्टर प्राइसिंग समझाने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। अगर मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करूं तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है, तो आपको चाहिए रहता है लैंड, आपको चाहिए रहता है लेबर, आपको चाहिए रहता है कैपिटल, और आपको चाहिए रहता है इस सबका कैप्टन, एंटरप्रेन्योर या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो लैंड को रिटर्न में क्या मिलता है, लैंड काम करेगा, उसको रिटर्न में क्या मिलेगा, लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है या फिर एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो किसको कितना वेजेस मिलेगा, किसको कितना रेंट मिलेगा, किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और किसको कैसे प्रॉफिट डिटरमाइन किया जाएगा, यह भी हमको सिखाता है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। समझ में आई बात। आगे थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर के ऊपर बात करूं तो इकोनॉमिक वेलफेयर होने के लिए एफिशिएंसी होना चाहिए। एफिशिएंसी कहां पे होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए प्रोडक्शन में, एफिशिएंसी होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन में, और एफिशिएंसी होना चाहिए कंजम्पशन में। प्रोडक्शन कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होना चाहिए, मतलब कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सबको इक्वली पैसा मिलेगा तो क्या होगा, एफिशिएंसी होगा या फिर इकोनॉमिक वेलफेयर होगा।
और कंजम्पशन मतलब हर एक इंसान को जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो चीज हो जाए तो ही हम बोलेंगे एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी होगा इन सारी चीजों में तो इकोनॉमिक वेलफेयर होगा। यहां पे नॉर्मली बोला गया एलोकेशन ऑफ रिसोर्स टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, सबका भला होना चाहिए। तो ये हमको कौन सिखाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी आते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। क्या गुण है माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद, या माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या गुण है, तो ये चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, जैसे कि आप पिक्चर में देख ही रहे हो कि यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक किसी चीज को स्कैन कर रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल के ऊपर यहां पे बात की जाती है। इंडिविजुअल बोले तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल बोले तो इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल बोले तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इंडिविजुअल बोले जाए तो इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल बोला जाए तो इंडिविजुअल प्राइस। ठीक है, तो इन सारी चीजों के ऊपर बस इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर ही यहां पे स्टडी करी जाती है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। अगर हम अब आगे जाएं तो प्राइस डिटर्मिनेशन, ये शेयरिंग को कट कर दो, यहां पे बस प्राइस डिटर्मिनेशन याद रखो। यहां पे हम प्राइस डिटरमाइन कर पाते हैं, हमने स्कोप में पढ़ा था ना कि यहां पे प्राइस डिटरमाइन होता है किस किस चीज का, तो एक प्रोडक्ट का और एक फैक्टर का। प्रोडक्ट का डिटरमाइन कैसे होता है? डिमांड और सप्लाई को देखते हुए। फैक्टर मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को कितना, किसको कितना पैसा मिलेगा, ये यहां पे हमको डिटरमाइन होता है। डिटरमाइन मतलब कैलकुलेट होता है। एनालाइजेस द डिटर्मिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड फैक्टर प्राइस। अगला पॉइंट है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। यहां पे ना बहुत सारे अजम्पशन होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सेट्रियस पैरिबस, लेजेस फेयर, ठीक है, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये सारे बहुत सारे यहां पे क्या रहते हैं, प्योर कैपिटलिज्म, बहुत सारे अगर मैं लू ना यहां पे अजम्पशन, तो बहुत सारे अजम्पशन रहते हैं। अजम्पशन का मतलब सिंपली होता है कि अगर हमको पढ़ना है तो हमको ये अज्यूम करना पड़ेगा। अज्यूम करना ही क्या कहलाता है? अजम्पशन कहलाता है। तो यहां पे बहुत सारे अजम्पशन रहते हैं, हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हमको ये सारे अजम्पशन रखने पड़ते हैं। अब ये सारे अजम्पशन क्या होते हैं, जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पे हमको समझ में आ जाएगा। बस इतना समझो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमको बहुत सारे अजम्पशन लेने पड़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले, जैसे सेट्रियस पैरिबस, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, दैट इज स्लाइसिंग मेथड। यहां पे क्या होता है, हम इकोनॉमी को पार्ट पार्ट में, जैसे यहां पे क्या किया गया है, सब कुछ को पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब एक पार्ट को निकाल लो और उसके ऊपर स्टडी कर लो, जैसे ये पार्ट को हमने निकाल लिया और स्टडी कर लिया। तो ऐसे ही इकोनॉमी के छोटे छोटे पार्ट्स में ये क्या करता है, स्प्लिट करता है, और स्प्लिट करने के बाद एक एक चीज के ऊपर बारीकी से स्टडी करता है। ब्रेक डाउन द इकोनॉमिक इनटू स्मॉलर पार्ट फॉर डिटेल्ड स्टडी। अगला अगर हम बात करें यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म मतलब क्या होता है, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, ठीक है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल। तो यहां पे हम लोग कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं? मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। जैसे हम कोई चीज में एडिशनल कॉस्ट लगाएंगे, उससे हमको एडिशनल बेनिफिट कितना होगा, उससे एडिशनल बेनिफिट हमको कितना होगा, यही चीज हमको मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल सिखाता है। अगर ठीक है, जैसे कि आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो कि यहाँ पे एक साइड तराजू में रखा हुआ है मार्जिनल कॉस्ट और एक साइड रखा हुआ है तराजू में मार्जिनल बेनिफिट। कुछ कॉस्ट हमने एडिशनली इनकर किया होगा और उस कॉस्ट को इनकर करने के बाद हमको एडिशनली कुछ बेनिफिट मिला होगा, तो एड ऑन करके यहां पे सारी चीजों को डिस्कस करी जाती है और ये यूज होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अगला है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। यहां पे बहुत सारे टाइप के मार्केट होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो परफेक्ट कंपटीशन। मार्केट बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली। ये सारे मार्केट के ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटेल में स्टडी करता है, सारे ही मार्केट के ऊपर डिटेल में यहां पे स्टडी करता है, एनालाइज करता है, ठीक है। अब आगे जाते हैं हम लोग अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट है लिमिटेड स्कोप। जैसे कि आप पिक्चर में देख ही सकते हो कि ये जो लैंप है इसका फोकस कहां पे है, बस ये एक घर के ऊपर। क्या बस मार्केट में या फिर इकोनॉमी में बस एक ही घर होगा?
नहीं होगा ना। इस एरिया में बहुत सारे घर रहेंगे, लेकिन इस लाइट का फोकस कहां पे है, इस एक पर्टिकुलर घर के ऊपर। तो अगर इस पर्टिकुलर घर के ऊपर ही बस फोकस रहेगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी रहेंगी जो छूट जाएंगी, बहुत सारे ऐसे भी घर रहेंगे जो लाइट से छूट जाएगा, जहां पे लाइट नहीं पहुंच पाएगा। तो वैसे ही यहां पे बस एक चीज के ऊपर स्टडी की जाती है, तो इसके स्कोप क्या हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। ये सारे चीजों के ऊपर डिस्कस नहीं करेगा। जैसे कि कौन से चीजों के ऊपर डिस्कस नहीं करेगा, हो सकता है ये पॉपुलेशन, हो सकता है क्या, होता ही है, पॉपुलेशन के ऊपर डिस्कस नहीं करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिस्कस नहीं करेगा, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर डिस्कस नहीं करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कस नहीं करेगा। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जो अग्रीगेट इकोनॉमी के अंदर आता है, वो सारी चीजों के ऊपर तो डिस्कस नहीं करेगा। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि यहां पे क्या होता है, लिमिटेड स्कोप होता है, फोकस ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी, नॉट अ फुल इकोनॉमी, ठीक है। तो ये फीचर होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, और यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से हमको क्या फायदा होता है। सबसे पहले हम किसी भी चीज का प्राइस डिटरमाइन करते हैं, कोई भी फैक्टर हो या भी कोई भी प्रोडक्ट हो, इसका हम लोग प्राइस क्या कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्राइस सेट इन वेरियस मार्केट। अगला फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या होता है, जहां पे देख रहे हो ना, जैसे ये मार्केट है, इस मार्केट में बहुत सारे सेलर हैं, देख रहे हो गोनी लगा हुआ है, बहुत सारा प्रोडक्ट है, बहुत सारे सेलर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे बायर्स हैं, और यहाँ पे कोई तरीके का रोक नहीं है, बायर्स के ऊपर भी और सेलर्स के ऊपर भी। और सेलर्स के ऊपर जो है सो उनको पूरी छूट रखी गई है, उनके पास पूरा डिसीजन लेने का पूरा उनके पास पावर है कि वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और हाउ मच टू प्रोड्यूस। मतलब यहां पे किसी का भी इंटरवेंशन नहीं रहता है, ये क्वेश्चन का आंसर प्रोड्यूसर के पास ही खुद ब खुद रहता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि प्रोड्यूसर ही क्या है, किंग है, मतलब गवर्नमेंट का यहां पे कोई इंटरवेंशन नहीं होगा फ्री मार्केट इकोनॉमी में, ठीक है। तो यहां पे वही चीज लिखा है, इकोनॉमिक डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आर टेकन एट इंडिविजुअल लेवल। यहां पे किसी भी गवर्नमेंट का कोई क्या नहीं रहेगा, इंटरवेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। अगला फॉरेन ट्रेड। जैसे यहां पे देख रहे हो, मैंने पिक्चर के साथ दिखाया है, यहां पे पूरा क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, फॉरेन ट्रेड हो रहा है। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर आप ट्रेड करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। अब फॉरेन ट्रेड करने के टाइम में टैरिफ क्या होता है, ठीक है, टैरिफ बैरियर क्या होता है, नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है, ये सब अभी आपको समझने की जरूरी नहीं है, बस आप एक्सप्लेन कर देना। ये सारा कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको एक्सप्लेन करता है। टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है, उसके बाद फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये सारा कुछ हमको समझने में कौन हेल्प करता है, ये सब कुछ समझने में हमको हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब अगर मैं बात करूं फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी चीजें उसके ऊपर हमको स्टडी करने में हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल ट्रेड ऑन डोमेस्टिक, एनालाइजेस द इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन डोमेस्टिक मार्केट। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से डोमेस्टिक मार्केट पे क्या इफेक्ट आएगा, ये भी हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स समझाता है, पढ़ाता है। अगला इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। जैसे कि आप इस पिक्चर के साथ देख सकते हो कि ये बुक है और इस बुक में आपको ग्राफ्स दिए हुए हैं, कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। और इस प्रिंसिपल से आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को आप सॉल्व कर सकते हो। सोचो ना कि अगर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या आप a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको कैलकुलेट इजीली कर पाते, नहीं कर पाते। तो ये एक तरीके से क्या आपको इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला आपको मिलेगा, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फॉर्मूलाज मिलेंगे, प्रिंसिपल्स मिलेंगे, कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, जिससे कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स भी रहते हैं, प्रोवाइड थ्योरेटिकल मॉडल्स टू प्रेडिक्ट इकोनॉमिक बिहेवियर, या फिर आप बोल सकते हो कि इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हमको यहाँ पे हेल्प मिलता है थ्रू इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग।
अगला है बिजनेस डिसीजन। जैसे देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक चार्ट जैसा बनाया हुआ है और यहाँ पे देखो मैं पेन से पूरा आउटकम वगैरह, जैसे पिक्चर में देखता हूँ सीआईडी में पिक्चर लगाते हैं, वैसे ही आप क्या कर सकते हो, मॉडल बिल्डिंग अगर आपको मिल जाएगा, आपको प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे, इकोनॉमिक प्रिंसिपल मिल जाएंगे, आपको इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे, आपको थ्योरीज मिल जाएंगे। अगर ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी तो आप इजीली बिजनेस डिसीजन ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे? ले पाओगे। जैसे कि मैंने आपको स्कोप में पढ़ाया था, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस, किसी भी फैक्टर का प्राइस आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए। तो आप डिसीजन ले सकते हो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे तय करूं या किसी भी फैक्टर का प्राइस कैसे तय करूं। तो यही सारी चीजों की वजह से हम बोलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बिजनेसमैन को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, असिस्ट फॉर्म इन मेकिंग प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग डिसीजन। अगला यूजफुल टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस चीज के ऊपर टैक्स लगाएगा, किस चीज के ऊपर टैक्स ज्यादा लगाएगा, किस चीज के ऊपर टैक्स कम लगाएगा। अब गवर्नमेंट भी बहुत सारे टाइप के पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा दो तरीके का पॉलिसी होता है, एक होता है फिजिकल पॉलिसी और एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है। तो गवर्नमेंट को बेसिकली ये पॉलिसीज वगैरह बनाने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। ठीक है, इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग एंड रेगुलेशन। बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, मैंने आपको बताया था स्कोप में थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। वहां पे हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे इकोनॉमी में वेलफेयर कैसे हो। जैसे कि जो चीज का रिक्वायरमेंट लोग कर रहे हैं वो चीज क्या होना चाहिए, उस चीज का क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए। उस चीज का क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, और जो प्रोडक्शन होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इससे जनरली क्या होने वाला है, वेलफेयर होने वाला है, लोगों का भला होने वाला है। जैसे कि लोगों को रिक्वायरमेंट किस चीज की रहती है, तो हेल्थ का, एजुकेशन का। ये देखो कुछ हाउसिंग जैसा लग रहा है, तो ये सारी चीजों का रिक्वायरमेंट रहता है। तो ये सारी चीजें कैसे बने और सस्ते में कैसे बने, एफिशिएंसी होगा प्रोडक्शन में तभी सस्ते में बनेगा। तो यही वेलफेयर हमको यहाँ पे सिखाता है। इवैल्यूएट इकोनॉमिक पॉलिसी बेस्ड ऑन इंपैक्ट ऑन सोशल वेलफेयर। तो आप पॉलिसीज बनाओ जिससे कि सोशल वेलफेयर हो सके। तो हमने देख लिया इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को मैं जनरली बताऊंगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ अग्रीगेट इकोनॉमी। मतलब यहां पे हम लोग ट्री के ऊपर स्टडी नहीं करते, तो फिर किसके ऊपर स्टडी करते हैं, फॉरेस्ट के ऊपर स्टडी करते हैं। मैं जनरली समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये मत बोल देना एग्जाम में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ ट्री एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ फॉरेस्ट। नहीं, ट्री और फॉरेस्ट ऐसा नहीं होता है, मैंने समझाने के लिए बोला है। क्योंकि ट्री एक छोटा सा एक ट्री के ऊपर स्टडी करेंगे मतलब छोटे पार्ट के ऊपर, और फॉरेस्ट मतलब बड़े पार्ट के ऊपर। तो इसी वजह से मैंने ये पिक्चर रखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ अग्रीगेट इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल फोकसिंग ऑन अग्रीगेट। अग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। हम लोग पूरे टोटल इकोनॉमी के ऊपर डिस्कस यहाँ पे करते हैं, और वहां पे हम लोग जीडीपी रखते हैं, इन्फ्लेशन रखते हैं, एम्प्लॉयमेंट रखते हैं, ये सारी चीजें रखते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, कहां तक मैक्रो इकोनॉमिक्स की जड़ें लताएं ये फैली हुई है। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, सबसे पहला थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देख रहे हो पिक्चर से, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और इन लोगों को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। ऐसा नहीं होता है पेड़ काटो तो पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। मैं जनरली ये पिक्चर के साथ आपको बताना चाह रहा हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, इनकम के ऊपर फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है, चेंजेस क्यों आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, ये सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमको पता चलता है। ठीक है, डिटरमाइन द नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू डिटरमाइन नेशनल इनकम, नॉट ए individual income. Our national income is determined under macroeconomics, and what are the employment level at current scenario, और past में या फिर future में क्या employment level हो सकता है predict करना, ये सारा कुछ macroeconomics में हमको डिस्कस करने को मिलता है। Theory of general price level, देखो यहाँ पे प्राइस टैग है, एक बार बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है। देखो बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ने वाला कंडीशन क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है। बढ़ने वाला जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, और अगर घट जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं।
तो जनरल प्राइस लेवल मतलब जो कुछ आप परचेस करते हो वो सारी चीजें का एवरेज में प्राइस बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, अगर जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया तो इन्फ्लेशन, और जो कुछ आप परचेस करते हो उस सारी चीजों का प्राइस अगर घट जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्लेशन। तो जनरल प्राइस लेवल क्या होता है ये चीज हमको यहाँ पे डिस्कस करने को मिलता है। इवन हमको ना ट्रेड साइकिल क्या होता है ये भी हमको यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझने को मिलता है। ट्रेड साइकिल आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा होगा, जहां पे ट्रेड साइकिल को मैंने सिंपल ऐसे एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा, अगर आपको बताऊं तो ट्रेड साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक बार इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, इस तरीके से ही हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है या जीडीपी होता है। ठीक है, तो जनरल प्राइसेस। ठीक है, अगला थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा ये चीज डिस्कस करता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, एग्जामिन द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगला पॉइंट मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि आपको पता ही है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, और उसको उन लोगों को क्या मिलता है, रेंट, वेजेस, कैपिटल, कैपिटल को क्या मिलता है, माफ करिएगा, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसका कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है, तो यही चीज मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमको पता चलता है। स्टडीज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल इनकम में, ये चीज हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझने को मिलता है। अब आते हैं फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी, क्या गुण है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो देखो सबसे पहला स्टडी ऑफ अग्रीगेट, यहां पे स्लाइस नहीं करते हैं हम लोग, सब कुछ को क्या करते हैं, एड ऑन कर देते हैं, और फिर हम लोग इस सारी चीजों को स्टडी करते हैं। फोकस ऑन द इकोनॉमी ऑन टोटल इनकम एंड टोटल आउटपुट, जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल होंगे सब कुछ को एक साथ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद थ्योरी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम, यहां पे हम किसी भी चीज को साइड में नहीं करेंगे, सारी ही चीजों को साथ में रख के इक्विलिब्रिएट करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। एग्जामिन द इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट मार्केट एंड डिफरेंट प्रोडक्ट और डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ठीक है, अगला है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मतलब हर चीज एक दूसरे के ऊपर क्या रहेगा, डिपेंडेंट रहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, अगर देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने के टाइम में हमारे देश का क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से हमारे देश का इनकम भी बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ेगा तो हमारे पूरे देश का सेविंग बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी लोगों का बढ़ जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फिर से ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाने वाला है। ठीक है, तो एक चीज बढ़ा तो सारा कुछ हमको क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, और एक चीज अगर घटा तो सारा का सारा सब कुछ क्या होने लगेगा, घटने लगा। समझो प्रोडक्शन कम हुआ, एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, इनकम कम हुआ, इनकम कम हुआ, सेविंग्स कम हुए, सेविंग्स कम हुए, इन्वेस्टमेंट कम हुए, और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी होना मुश्किल है। तो इंटरडिपेंडेंस है यहाँ पे। ठीक है, हाईलाइट्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये होता है। लंपिंग मेथड, यहाँ पे सब कुछ को देख रहे हो, यहाँ पे सारे कुछ को ऐड कर दिया हुआ है, और सारे कुछ को ऐड करके ही हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। लंपिंग मेथड मतलब स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल रेदर देन इंडिविजुअल पार्ट, इंडिविजुअल पार्ट था, इन सबको हमने क्या किया, ऐड करते गए, और ऐड कर करके पूरा एक साथ ही हम लोग स्टडी करेंगे। अगला है ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल मतलब हमारे देश का ग्रोथ कैसे होगा, हमारे देश का डेवलपमेंट कैसे होगा, इस सारे चीजों के ऊपर हमारा फोकस रहता है, और हम लोग ऐसे ही मॉडल्स बनाते हैं जिससे कि हमारे देश का ग्रोथ और डेवलपमेंट होए। तो एनालाइज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। अगला है जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल, हमने जनरल प्राइस लेवल के बारे में डिस्कस किया था कि जितने भी गुड्स और सर्विस हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं एक बकेट में, ठीक है, उस बकेट का प्राइस बढ़ जाना ही जनरल प्राइस लेवल बढ़ना होता है, और जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन होता है, और जनरल प्राइस लेवल घटेगा तो उसको हम लोग डिफ्लेशन
कहते हैं। तो जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा तो फोकस ऑन ओवरऑल प्राइस लेवल इन इकोनॉमी। और किस वजह से बढ़ रहा है, रीजन क्या है, किस रीजन से ये फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब अगला है पॉलिसी ओरिएंटेड, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये पॉलिसी ओरिएंटेड है। कौन से पॉलिसी ओरिएंटेड होते हैं, मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था। एक होता है फिजिकल पॉलिसी और एक होता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो फिजिकल पॉलिसी बनाने वाला कौन होता है, फिजिकल पॉलिसी बनाने वाला हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है और मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वाला हमारा कौन होता है, आरबीआई होता है। तो इन सारे पॉलिसी के ऊपर हम लोग टोटली क्या करते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। यहां पे हम लोग को पॉलिसी समझने में हेल्प करता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहां पे देखो मैंने पीछे स्लाइड में इन्फॉर्म फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से हमको क्या फायदा होता है, सबसे पहले इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रहा है, देख रहे हो कैसे फंक्शन करता है इकोनॉमी, वो चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में फंक्शन कैसे होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कैसा होता है, यही सारी चीजें बेसिकली हम लोग फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी में डिस्कस करते हैं। स्टडी ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अग्रीगेट बिहेवियर, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है पूरे इकोनॉमी में, कंजम्पशन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें इकोनॉमी में जो अग्रीगेट बिहेवियर है वो चीज हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने में हेल्प करता है। अगला है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। देख रहे हो ये पिक्चर में रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर में क्या होता है, एक बार आप ऊपर जाओगे फिर नीचे आओगे, फिर ऊपर जाओगे फिर नीचे जाओगे, फिर ऊपर जाओगे फिर नीचे, ऐसे करके ही हमारा रोलर कोस्टर काम करता है। तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को डिस्कस करते हैं कि कभी हमारे इकोनॉमी में बूम होगा, कभी हमारे बूम मतलब अच्छा और रिसेशन मतलब खराब। जैसे कि मैंने आपको ट्रेड साइकिल के बारे में बताया था ना कि ट्रेड साइकिल जैसे कि समझो ये जीडीपी है, ये क्या है, जीडीपी है। कभी हमारा जीडीपी ऊपर की तरफ जाएगा, कभी नीचे के ऊपर जाएगा। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको हम लोग बूम बोलेंगे, जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिसेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है, कब बूम हुआ है, कब रिसेशन आया है, ये सारा कुछ हमको समझने में मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। अगला है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम के अंदर फ्लक्चुएशन, नेशनल इनकम के अंदर फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये सारा कुछ हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स से समझने में हेल्प करता है। ठीक है, अगला देखो मेजर द टोटल इनकम ऑफ नेशंस रेसिडेंट। अगला देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे देश का डेवलपमेंट कैसे होगा, ये डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर ही हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स टोटली रिलाई होता है। तो फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट इन लिविंग। अगला है परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। अब हमारे इकोनॉमी का कैसा परफॉर्मेंस है, अच्छा हमारा इकोनॉमी चल रहा है कि खराब हमारा इकोनॉमी चल रहा है, वो चीज हमको समझने में हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब परफॉर्मेंस हमको कैसे पता चलेगा, जैसे कि समझो जीडीपी हम लोग देख लिए, पर कैपिटा इनकम देख लिए, ये सब देख लिए। अगर जीडीपी बढ़ रहा है मतलब हमारा इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ रहा है हमारा तो हमारा इकोनॉमी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर यही सारी चीजें कम होने लगेगी तो हमारा इकोनॉमी का क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस खराब है। तो ऐसे ही हम लोग जो है परफॉर्मेंस देखते हैं और ये हेल्प करता है हमको कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स, किसी भी इकोनॉमी को का परफॉर्मेंस क्या है वो चेक करने में। अगला है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लेशन, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, ये सारा कुछ हमको स्टडी करने में कौन हेल्प करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं और मैं ये लेक्चर को एकदम छोटा से छोटा रखना चाहता हूं ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके, इस वजह से मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं। ठीक है, हमारा जो रेगुलर लेक्चर होगा उसमें हम लोग यही सारी चीजों को एकदम डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी मैं स्पीड में जा रहा हूं क्योंकि वन शॉट में मुझे पूरा रिवीजन आपको करवाना है। अगला है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे लो और यहाँ पे फिर लो, यहाँ पे लो तो यहाँ पे हाई। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखते हैं कि हमारे इकोनॉमी का आज के टाइम में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, लो है कि हाई है कि फिर बीच में है।
ठीक है, ये चीज हमको चेक करने में हेल्प कौन करता है? तो ये चीज हमको चेक करने में हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और बस चेक ही नहीं करते हैं, हम लोग मेजर्स लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा लो है तो हम क्या करेंगे, मेजर्स लेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे ताकि हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, तो हम लोग ये भी करते हैं। तो ये देखो, स्टडीज एम्प्लॉयमेंट रेट एंड एम्स टू फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा मीनिंग। तो स्टडीज द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक हाउस होल्ड एंड फर्म, कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और स्टडी इकोनॉमी एज अ होल फोकसिंग ऑन अग्रीगेट, यहां पे छोटे चीजों के ऊपर डिस्कस करता है और यहां पे बड़े चीजों के ऊपर डिस्कस करता है। टूल्स, यहां पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स क्या क्या हैं, तो डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी, यूटिलिटी, कॉस्ट एनालिसिस, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग, अग्रीगेट डिमांड, अग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारे टूल्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अब अगर हम आगे डिस्कस करें स्कोप, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा, नैरो होगा, छोटा स्कोप होगा। नैरो का मतलब ज्यादा स्कोप नहीं है, छोटा सा स्कोप है। क्यों? क्योंकि ये छोटी चीजों के ऊपर ही डिस्कस करता है, स्पेसिफिक मार्केट के ऊपर ही डिस्कस करता है, स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर ही डिस्कस करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स के ऊपर डिस्कस करता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका स्कोप क्या है, ब्रॉडर स्कोप है, ज्यादा स्कोप है। क्यों? क्योंकि ये डील्स विथ ओवरऑल इकोनॉमी एंड लार्ज स्केल फेनोमेना। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग प्राइसिंग मैकेनिज्म एंड रिसोर्स अलोकेशन। किसी भी चीज का प्राइस कैसे तय किया जाता है, किसी भी फैक्टर का प्राइस कैसे तय किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे तय किया जाता है, ये हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाता है। और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं और हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं, तो हम कौन से वांट के ऊपर जंप करेंगे, किस चीज के ऊपर, डिसीजन लेने में हमको सिंपली हेल्प करता है। असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है कि नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिसी मेकिंग जैसे कि फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, इस सारी चीजों के ऊपर हमको डिस्कस करने को माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है। अगला है थ्योरी। थ्योरी यहां पे प्राइस थ्योरी है, प्रोडक्शन थ्योरी है और कंज्यूमर। प्राइस कैसे डिटरमाइन करना है, प्रोडक्शन कितना करना है और कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, उससे रिलेटेड यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। और यहाँ पे थ्योरीज क्या है, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये सारे थ्योरीज यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में रहते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर चॉइस, बिजनेस कॉस्ट, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल आएंगे, छोटे छोटे यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोडक्ट प्राइसिंग ये सब। और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे देश का जीडीपी कितना है, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, इन्फ्लेशन क्या, ट्रेंड क्या है, ये सारा चीज हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने में हेल्प करता है। अगला है पॉलिसी रेलेवेंस। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में पॉलिसीज जैसे कि प्राइसिंग पॉलिसीज, सब्सिडी की पॉलिसी, सब्सिडी क्या होता है, डिस्काउंट गिवन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये होता है सब्सिडी, सिंपली आप डिस्काउंट ही समझ के चलो, आगे हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। ये पहला चैप्टर तो पूरा ओवरव्यू है हमारे पूरे टेक्स्ट बुक का, ठीक है। और ये मैक्रो लेवल की पॉलिसीज के ऊपर डिस्कस करता है जैसे कि फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। और लास्ट हमारा अजम्पशन है, और अजम्पशन यहाँ पे पार्शियल इक्विलिब्रियम का अजम्पशन रहता है। यहाँ पे हम सारे चीजों के ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं, कुछ ही चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ पे सारे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे रहते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल को लेते हैं, पूरे जितने भी रहेंगे यहाँ पे किसी भी चीज को साइड में नहीं रखते। यहाँ पे इंडिविजुअल मार्केट के ऊपर डिस्कस करते हैं और यहाँ पे पूरे इकोनॉमी को हम लोग एक साथ डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा छोटा सा डिस्टिंग्विश रहा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। और अब हम ये चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर डिस्कस करता है, मार्केट के ऊपर डिस्कस करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स लुक एट द इकोनॉमी एज होल। यहां पे समझो कि ये इकोनॉमी है तो इसके ऊपर बस इस पार्ट के ऊपर डिस्कस करेगा माइक्रो, ठीक है। और ये पूरे पार्ट के ऊपर डिस्कस करेगा कौन, पूरे पार्ट के ऊपर डिस्कस करेगा हमारा मैक्रो, ठीक है। अब बोथ आर क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस। ऐसा नहीं कि मैक्रो बहुत अच्छा है और माइक्रो बहुत खराब है, सब कुछ अपने लेवल पे सब बेस्ट है, ठीक है। सबको पढ़ना हमको बहुत रिक्वायरमेंट रहता है। हम छोटे लेवल पे कोई डिसीजन लेने जाएंगे तो हमको माइक्रो काम आएगा, और बड़े लेवल पे कुछ डिसीजन लेने जाएंगे तो वहां पे हमको मैक्रो काम होगा। आई होप आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगा हो
और ये हमने वन शॉट में पूरा चैप्टर को कंप्लीट किया है। अगले लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 के ऊपर से अपना स्टार्टिंग करेंगे। आई होप आप लोग को ये चैप्टर, आप लोग को ये वन शॉट वीडियो रिवीजन पर्पज से बहुत अच्छा लगा होगा।